नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में है तो, पर हम उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं उस पे, या हमें पता है कि वो 100 नंबर का एक टॉपिक है, पर बाकी सब्जेक्ट जो 100 नंबर के आने वाले हैं उनकी जिस तरह हम तैयारी करते हैं, इसकी तैयारी हम वैसे नहीं करते हैं। तो आज देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर 6 या यूपीएससी या अन्य पीसीएस में निबंध लेखन कैसे करें। आज इस पर हम एक संपूर्ण चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि क्या इसमें करना है और क्या नहीं करना है, और कैसे इसकी ड्राफ्टिंग करना है, कैसे इसके टॉपिक को चुनना है। मैं आखिरी में आपको एक एग्जाम्पल दे के भी सिखाऊंगा, और निष्कर्ष कैसे लिखते हैं, भूमिका कैसे लिखते हैं, हम ये सारा का सारा अभी क्या कर लेते हैं, इसकी प्लानिंग कर लेते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। हमको सबसे पहले ये देखना है प्रश्न पत्र 6 जो दिया हुआ है वो कितने मार्क्स का। तो मैंने आपको दिखा दिया, देखो गोले लगा के दिखाया हूँ कि एक 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। पहला जो प्रश्न, छठवां प्रश्न पत्र जो है उसका पहला जो निबंध लिखना है वो हमको लिखना है ऐसे 1000 शब्द में। द्वितीय जो निबंध लिखना है समसामयिक समस्याएं एवं निदान लगभग 500 शब्द, मतलब ये दोनों मिला के हो गए 1500। और एक प्रारूप लेखन है 250 शब्द कोई दो, मतलब 500 शब्द ये हो गए। तो कुल मिला के हमको परीक्षा में लिखने हैं 2000 शब्द और 100 अंक। तो अब हम ये समझ ले रहे हैं कि 2000 शब्द समय मिलेगा हमको 2 घंटे। तो इस 2 घंटे में हम ये 2000 शब्द लिख सकते हैं कि नहीं, क्या प्लानिंग होना चाहिए, पहले हम इस स्ट्रेटेजी को क्या कर ले रहे हैं, डिस्कस कर ले रहे हैं। आप देखिए, लगभग एक व्यक्ति प्रति मिनट 20 शब्द लिखता है। जब वह प्रति मिनट 20 शब्द लिखता है तो 1 घंटे में लिखेगा 1200 शब्द और 2 घंटे में लिखेगा 2400 शब्द, और उसको पेपर में लिखना है 2000 शब्द। यानी उसके पास 400 शब्द लिखने जितना वक्त बचेगा वो होता है 20 मिनट। मतलब आपके पास टोटल जो 3 टॉपिक आपको लिखना है, एक बड़ा निबंध, एक छोटा निबंध, 2 प्रारूप लेखन, उसमें आपके पास लगभग 20 मिनट का टाइम बचेगा अगर आप 20 शब्द प्रति मिनट लिखते हैं तब। परंतु इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि ये जो टाइमिंग हमने निकाली है इसमें हमने 1 मिनट भी सोचने के लिए नहीं दिया कि आपने पहला निबंध जो लिख रहा है उसमें कुछ सोचा, उसका टाइम हमने इसमें नहीं जोड़ा है, क्योंकि हमने तो सीधा लिखने के बोला। पर इसमें समस्या वाली बात आप सभी के लिए ये है कि यदि आपकी स्पीड 20 शब्द प्रति मिनट से कम है और वह 17 हो जाती है, तो 17 गुणा 2 घंटे यानी 120 मिनट, ये हो गया 2040 शब्द। यानी कि अब आपके द्वारा उतने ही वर्ड लिखे जा रहे हैं जितने की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि अगर आपको निबंध, दोनों निबंध और प्रारूप लेखन जितने शब्दों में कहा गया है उतने शब्दों में कवर करना है, और उनको लिखने के लिए, ड्राफ्टिंग करने के लिए और सोचने के लिए भी समय चाहिए, तो ये पक्की बात है कि आपको प्रति मिनट लगभग 25 शब्द तो लिखना ही पड़ेगा। तभी जाके आपके पास 30 से 35 मिनट बचेंगे जिसमें आप तीनों चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे, उसकी ड्राफ्टिंग कर पाएंगे। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको नॉलेज कितना भी हो, दोनों चीज़ में बहुत अंतर है, नॉलेज होने में और लिखने में। लिखने वाला जो काम है वो हेड राइटिंग, लिखने वाला काम वो मसल का काम है। तो आपके हाथ का काम है, वो दुखता है, कई बार पेन नहीं पकड़ते बनता है, पसीना आता है, आखिरी में जाके आप ऐसा लिखने लगते, इतना घसीटा मार लिखने लगते हैं कि एग्जामिनर को समझ में नहीं आता आपने क्या लिखा, और वो आपका सारा का सारा इंप्रेशन क्या हो जाता है, उसमें ख़राब हो जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध भी है, मेरा खुद का अनुभव भी है कि आप क्या करें, जिस तरह बाकी क्वेश्चन आंसर को लिख के देखते हैं, इस निबंध को भी आप बार बार विद इन टाइम लिमिट में तीनों प्रकार की चीज़ों को लिख के देखें। इससे आपको 2 चीज़ पता लग जाएगी। एक तो ये कि आप कैसा लिख रहे हैं, दूसरा ये कि क्या आप समय सीमा में लिख पा रहे हैं। 2 चीज़, पहली चीज़ आपको स्पीड बढ़ानी है, वो कैसे होगी, लिख के। दूसरी ये कि उस स्पीड के साथ आपको किसी भी हालत में राइटिंग को ऐसा तो रखना ही है कि एग्जामिनर उसको पढ़ पाए। ये तो हमने वो वाला टॉपिक देख लिया जो कि मार्क्स और वर्ड से रिलेटेड है।
अब हम वो टॉपिक देख ले रहे हैं कि निबंध कैसे लिखें। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, मैं ये 4 प्रकार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बस उसके बाद मैं टॉपिक पे ही चल रहा हूँ। निबंध होते हैं 4 प्रकार के। वर्णनात्मक मतलब जैसे उसने बोला ग्लोबल वार्मिंग पे एक निबंध लिखें, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पता है, बस आपको उसका वर्णन करना है, सिंपल। कल्पनात्मक मतलब आपको कल्पना करना कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो आपने उस पर कल्पना की कि मैं ये करता वो करता, डिसुम डिसुम। उसके बाद अगला है विचार प्रधान। विचार प्रधान मतलब वो चीज़ आपको देगा, आपको उस चीज़ पे विचार रखना, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत में आवश्यक है अथवा नहीं। तो अब आपको अपने विचार रखने का, आवश्यक है ऐसे, अनावश्यक है ऐसे, या मिला जुला स्वरूप होना चाहिए आपके विचार। एक होता है अमूर्त। अमूर्त से मतलब होता है जिसकी आप कोई फ्रेम नहीं कर सकते, जिसका कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखता। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल पीएससी से ही उठाया। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था निबंध में, विज्ञान मनुष्य को सभ्यता की सीढ़ी पर चढ़ाता है। इसके बारे में आपको कुछ सिर पैर नहीं समझ में आ रहा, इसका आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। ग्लोबल वार्मिंग में आपने ज्योग्राफी में थोड़ा स्ट्रक्चर बना दिया। प्रधानमंत्री तो आपने देखा होगा, देश का प्रधानमंत्री, कार्यपालिका का प्रमुख, ये विचार प्रधान मतलब आईटी एक्ट, यस और नो। पर जब बोला कि विज्ञान मनुष्य को सभ्यता की सीढ़ी पर चढ़ाता, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। अमूर्त सा विषय, इसका आप कुछ पहली और आखिरी लाइन तय नहीं कर पा रहे, तो ये अमूर्त विषय है। तो मैंने चारों आपको इसलिए बता दिया ताकि मैं जब आपको बताऊं कि हमको टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है, तो आपको बता पाऊं कि हमको अमूर्त विषय सेलेक्ट नहीं करना है। तो अभी देखते हैं कि टॉपिक हमको कैसे सेलेक्ट करना है। टॉपिक जो हमको पीएससी में मिलते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ये चारों तरह के, पर उसको मूल तरीके से देखें तो वो 2 तरह के होते हैं। एक टॉपिक होता है मूर्त विषय, एक टॉपिक होता है अमूर्त विषय। आप सभी सारे पुराने पेपर उठा के देखें, उनमें आप समझ जाएंगे कि जो टॉपिक दिए हैं वो 2 ही तरह के हैं, मूर्त विषय और अमूर्त विषय। मूर्त को बोलते हैं कॉन्क्रीट, अमूर्त को इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि मूर्त का मतलब होता है कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब कुछ ठोस सा, जिसके बारे में आपके पास कुछ मटेरियल है दिमाग में। और अमूर्त मतलब जिसके बारे में आपके पास कोई निश्चित रूपरेखा या बाउंड्री लाइन नहीं है। पर कॉन्क्रीट से मतलब ये है, आप मोटे मोटे शब्दों में देखो कि आपने उसको अपनी जनरल स्टडीज़ में पढ़ा है, वो सामाजिक हो सकता है, भौगोलिक हो सकता है। अमूर्त का मतलब ये है कि सामान्यतः वो आपकी जनरल स्टडी का हिस्सा नहीं होता, और ये आपकी सोचने की क्षमता पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे लिखते हैं। सामान्यतः आसानी से लिखते नहीं बनता है, और अगर आप इसको लिख भी देते हैं तो सारे लिखे हुए को पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक एक फ्लो में बांध के रखना मुश्किल होता है। तो ये है टॉपिक। अब हम देखते हैं कि पहला जब हम निबंध लिखते हैं तो उसका टॉपिक कैसे निर्धारित करें। जब हम निबंध लिखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो ये होती है कि उसका टॉपिक कौन सा चयनित करें, कौन सा टॉपिक लें जिस पर हम निबंध लिख दें। असल में निबंध क्या होता है, जनरल स्टडी जैसा नहीं होता कि किताब पढ़ी और लिख दिए। ये होता है आपके जीवन का अनुभव, पूरे अनुभव का निचोड़ होता है कि आपने पूरे जीवन में क्या सीखा और उसको कितने अच्छे से आप फ्लो में एक के बाद एक उसको लिख सकते हैं। मैं आपको फ्लो बनाना भी बताऊंगा कि पहला पैरा से दूसरे पैरा पे आने पे इंटरेस्टिंग कैसे लगते रहता है, एक के बाद एक। एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसके बाद अब इसने क्या लिखा होगा, इसके बाद इसने क्या लिखा होगा, मैं भी आपको बताऊंगा। विषय का चयन करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा, चयन करने में विषय वस्तु से मतलब ये है कि उस जो विषय आप जिस पर निबंध लिखने वाले हैं वो विषय किस चीज़ से संबंधित है, उसको उसकी विषय वस्तु बोलते हैं। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि जिस विषय पे हम लिख रहे हैं क्या उस विषय पे हमारी कमांड है। कमांड से मतलब कि क्या हमें उसके बारे में नॉलेज है, क्या हमने उस पर कभी कोई निबंध लिख के देखा है, कोई प्रश्नोत्तर लिख के देखा है, क्या हमारे पास उस निबंध को लिखने में आवश्यक फैक्ट या तथ्यों की ऑथेंटिक जानकारी है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। यदि है तो हम उस पर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, यदि नहीं है तो हमको उसको वहीं पे छोड़ना है। कोशिश हमको ये भी करना है कि अमूर्त विषय नहीं लें। अभी मैंने बताया अमूर्त मतलब जिसका आपको सिर पैर नहीं पता हो, आखिरी और पहली लाइन नहीं बता सकते, जिसके आयाम नहीं पता हो, डायमेंशन नहीं पता हो कि किस किस तरह से जा सकता है। जैसे मैं फिर बता रहा हूँ कि 2015 में क्वेश्चन पूछा था, स्वस्थ रहने के लिए विविध माध्यम,
अब इसके बारे में आपको कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं पता, तो कोशिश करना है कि अमूर्त विषय से बचना है सेलेक्ट करते समय। और आगे देखते हैं, कोई भी विषय हमको ऐसा नहीं लिखना है जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं। जब ही लेना है जब आपके जितने अर्थ निकलते हैं या बहुत आप एक्सपर्ट हैं उसको लिखने में, तब जनरली ये करना है कि अगर दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है तो हमको एक से अधिक अर्थ निकलने वाले ऑप्शन को नहीं चुनना है। और देखते हैं, विषय का सही अर्थ समझना। जब आप कोई टॉपिक चुन लेते हैं कि मुझे इसी टॉपिक पे अब निबंध लिखना है, तो सबसे पहले हमको ये करना है कि वो टॉपिक को अच्छे से पढ़ के उसको समझना है कि ये टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है और ये क्या है। और हो सके तो उसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ के देखना है कि जो हिंदी में लिखा है क्या एग्जैक्टली ये वही है। क्योंकि आपने देखा होगा यूपीएससी और पीएससी में जब कोई विवाद की स्थिति आती क्वेश्चन पेपर में तो वो लोग बोलते हैं कि इंग्लिश वर्जन ही क्या होगा, मान्य होगा। तो आपको कोशिश करना है कि जो आप लिख रहे हैं उसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लें और दोनों को मिला लें, क्या दोनों का अर्थ समान है, यदि हाँ तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। जब कोई सब्जेक्ट आप लेते हैं लिखने के लिए तो उसके कई टुकड़े कर लें, मतलब हर उसका जो मीनिंगफुल वर्ड है या प्रशासनिक वर्ड है या जो स्पेशल वर्ड उसमें दिए गए उनके टुकड़े टुकड़े कर लें ताकि आपको लिखने में आसानी हो। जैसे मैं बताता हूँ, 2017 में पूछा था उच्च शिक्षा में बाजार मूल्य एवं मूल्य का द्वंद्व। तो इसमें कितनी चीज़ थी, एक तो थी उच्च शिक्षा, तो आपको ये लिखने में आसानी हो जाएगी कि उच्च शिक्षा क्या होती है। उच्च शिक्षा के बारे में लिए आपको लिखने के थोड़ा सा मटेरियल आपके पास रहेगा। फिर बाजार मूल्य क्या होता है, फिर मूल्य का द्वंद्व क्या होता है, और फिर आपस में इन सबको मिलाना। मतलब अगर आप टॉपिक को 2-3 टुकड़े में कर लेंगे, अगर बड़ा टॉपिक आप ले रहे हैं तो उसमें ये होगा कि आपके पास विषय वस्तु अपने आप इकट्ठी हो जाएगी, जिससे आपको जो लंबा लिखना है वो सिस्टमेटिक लिखा जाएगा। ये तो रहा हमारा विषय का चयन, कि विषय का चयन जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है किसी निबंध को लिखने में, उसको कैसे करें ये आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। अब हम और आगे चलते हैं कि इसकी भूमिका कैसे लिखनी, प्रस्तावना कैसे लिखनी और उपसंहार कैसे लिखना है। निबंध लिखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वो एक शेर है ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। एक बार मेहनत तो करके देखो, आप जरूर आपसे लिखते बनेगा। अब हम इसकी कर रहे हैं ड्राफ्टिंग, मतलब निबंध की ड्राफ्टिंग, मतलब उसका प्रारूप बनाते हैं कि हमको उसमें क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है। तो हम इसको समझ ले रहे हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं निबंध के। पहला हिस्सा होता है भूमिका या प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन, जिससे हम अपना निबंध चालू करते हैं। ये लगभग लगभग जितने वर्ड टोटल रहते हैं उसका 10% वर्ड में इसको लिखना रहता है। दूसरा है मुख्य भाग। मुख्य भाग मतलब जिसमें हम हमारा सब कुछ बताएंगे कि उस जैसे किसी चीज़ पे लिख रहा है ग्लोबल वार्मिंग, तो उसका कारण क्या है, उसके उपाय क्या है, ये क्यों होती है, ये अंदर का सारा मटेरियल लिखना है। और निष्कर्ष में ये लिखना है कि कुल मिला के क्या किया जाना चाहिए। तो निष्कर्ष में हम लिखते 20 से 15% शब्द इसमें लिखते हैं। जैसे 1000 वर्ड का जब हम लिखेंगे तो प्रस्तावना हमको करीब 100 वर्ड में लिख देनी है, 700 से 750 वर्ड में मुख्य भाग लिख देना है, और 150 से लेकर 200 वर्ड तक हमको निष्कर्ष लिख देना है। हम तीनों चीज़ को कैसे लिख सकते विस्तृत में भी समझते हैं। अगर आपने कभी निबंध की प्रैक्टिस नहीं की है तो सबसे अच्छा फॉर्मूला है भूमिका लिखने का कि जो भी आप सारे निबंध में लिखने वाले हैं उसको कॉन्साइज करके, छोटा करके, सारांश रूप में एक एक दो दो लाइन करके 100 वर्ड में आप भूमिका लिख दें। बस उसमें निष्कर्ष ना लिखें, बाकी आप लिख दें। ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर इसके अलावा थोड़ा इफ़ेक्टिव आप लिखना चाहते हैं, आपकी स्किल थोड़ी अच्छी है, आप थोड़े एक्सपर्ट हैं लिखने के, तो आप फिर बहुत सारे और तरीके मैं आपको बताता हूँ। कोई स्टैंडर्ड लाइन से आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कुछ शेर हैं जो मैं अक्सर बोला जाता हूँ, वो जो निबंध से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, पर मैं आपको एक दो शेर बोल के बताता हूँ। जैसे आपने ये सुना होगा कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक के ही सही, नादान तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। एक और आपको बताता हूँ, अगर हम वही करते रहे जो करते आ रहे हैं तो हमें वही मिलेगा जो मिलते आ रहा है। ये दोनों शेर आपने बहुत सुने हैं, इसलिए वो मैं बोल रहा हूँ कि कोई ऐसी बहुत सारी लाइन है, भले ही आपको शौक ना हो, पर आपको कहीं ऐसी कोई लाइन मिल रही है, ये वाली नहीं जो मैंने बोला हूँ, ये बहुत अलग है, जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, निबंध में आपके काम पड़ सकती है, उसको किसी एक कॉपी में आप नोट डाउन कर लें।
उससे ये होगा कि आपको आवश्यक, जब आपका निबंध का पेपर होने वाला होगा, उसके अलावा भी, निबंध के पेपर के अलावा भी आप उसको 10-20 बार पढ़ लो, आपको समय पर वो याद आ जाए। मैं भी बहुत सारी लिख के रखता था। तो आगे स्टार्ट करते हैं। भूमिका में कोई स्पेशल लाइन से या कोई कविता की लाइन से या किसी महापुरुष के वचन से या वाक्य से प्रारंभ हम इसको कर सकते हैं। जैसे अगर स्त्री विमर्श पे आ जाए, महिला सशक्तिकरण पे आ जाए, तो हम लिख सकते हैं, अबला नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी, श्रद्धा हो। तो इस टाइप से हम स्टार्ट कर सकते हैं अगर नारी विमर्श पे आ जाए। और बहुत सारी चीज़ है, जैसे आतंकवाद पे आ जाए और कोई पॉलिटिशियन या किसी व्यक्ति ने राजनीति और आतंकवाद या इस टाइप का कोई टॉपिक आ जाए, तो एक शेर और बोल सकते हैं, कफन चोर देखो कफन बेचता है, अमन चोर देखो अमन बेचता है, पहरुआ बनाया था जिसको देश का, वो दिल्ली में बैठे बतन बेचता है। पहरुआ मतलब होता है पहरेदार। तो इस टाइप से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको क्या करना है, लाइन लेना है, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई इसने कुछ स्पेशल और थोड़ा हट के लिखा हो। पर ध्यान रखना, हट के लिखने में आपको आपका निबंध बिगाड़ना नहीं है। हमको वही लाइन और वही कोट या वही चीज़ लिखनी है जो आपके टॉपिक से हूबहू या बहुत अच्छी तरीके से रिजेम्बलेंस रखती हो। अप्रासंगिक चीज़ हमको नहीं लिखनी। तो ये तो आपकी भूमिका रही। अब हम मुख्य भाग पे चलते हैं। मुख्य भाग में हमको लिखना रहता है कि जो भी चीज़, जो भी विषय वस्तु हमारे पास है निबंध की, कि निबंध हम जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं उसके आयाम हमको पहले ढूंढना है। आयाम ढूंढने से मतलब उसके डायमेंशंस ढूंढना है कि वो किस किस चीज़ को टच करता है। जैसे वही हम ग्लोबल वार्मिंग देख ले रहे हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग देखें तो क्या ग्लोबल वार्मिंग का आर्थिक प्रभाव है? तो ऑब्वियस है। सामाजिक प्रभाव है? तो है। राजनीतिक प्रभाव है। सांस्कृतिक प्रभाव है। तो जितने इसके प्रभाव हो सकते हैं हमें उन सभी डायमेंशंस को टच करना है और उसके एक 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 एग्जाम्पल भी साथ में वहाँ लिख लेना है, ताकि जब हम उसको बड़ा करें तो फटाफट 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 हम अपनी ड्राफ्टिंग देख के लिखते जाएं। फिर और भी इसमें चीज़ ये देखना है कि क्या हम उस विषय वस्तु के पक्ष और विपक्ष में लिख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ ये है, कई लोग जो गलती करते हैं और बोलते हैं बाद में कि नंबर कम आ रहा है, या जब मेरे पास कॉपी चेक करने आ जाती है कई बार, तो मैं उनको काट छाट देता हूँ या मार्किंग करता हूँ कि आप एग्जाम्पल दें। अब आप पक्ष या विपक्ष में लिखते हैं तो आप आपके पक्ष और विपक्ष को जस्टिफाइड नहीं करते। जस्टिफाइड से मेरा मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ के पक्ष में लिख रहे हैं तो आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दें जिससे आप आपके लिखे हुए को सिद्ध कर पाएँ कि मैंने जो लिखा वो सही है। जैसे कि ये ऐसे लिखते हैं। और विपक्ष में यदि आप लिखते हैं तो उसके लिए भी आप क्या करें, एग्जाम्पल ढूंढ के लाएं कि जैसे कि ये। और अगर आप एग्जाम्पल में लेटेस्ट एग्जाम्पल देते हैं जो अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले ही हुआ हो, तो एग्जामिनर पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसको ये भी पता लगता है कि केवल ये रट के नहीं आया, ये अप टू डेट है, नई चीज़ों के बारे में भी जानता है। फिर जब हम आयाम ढूंढ रहे हैं, पक्ष विपक्ष में ढूंढ रहे हैं, तो हमको विषय वस्तु में एक चीज़ और ढूंढनी है कि जिस विषय पे हम लिख रहे हैं क्या उसके प्रभाव होंगे। उसके प्रभाव क्या होंगे, नकारात्मक होंगे कि सकारात्मक होंगे। वही प्रभाव के बारे में हमको लिखना है, इसका ये प्रभाव होगा तो उसका भी हमको क्या करना है, जस्टिफाइड करना है, उसका भी एग्जाम्पल हमको देना है। सबसे बड़ी बात, इन सब के अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम निबंधों में आप देखेंगे, आप स्वयं पढ़ के देखें, आप खुद लिखें और खुद का अपना पढ़ के देखें, हमारा जो फ्लो रहता है वो टूट जाता है। फ्लो से मतलब ये है कि पहला पैरा लिखा, दूसरा पहला पैरा से इतना अलग रहता है कि समझ में नहीं आता हमने क्या लिख दिया, या वो इतना ज़्यादा उससे मिलता है कि ऐसा लगता है कि दोनों एक ही जैसे लिख दिए। हमको हर, जो हम टॉपिक के बारे में लिखने वाले, हर विषय के उस क्षेत्र विशेष के लिए एक पैरा बनाना है। जैसे महिला सशक्तिकरण लिखेंगे तो आर्थिक के लिए एक पैरा बनाना है, उनका सामाजिक के लिए एक पैरा बनाना है, राजनीतिक के लिए एक पैरा बनाना है, समाज में भूमिका के लिए एक पैरा बनाना। तो ये चारों पैरे अलग अलग होना चाहिए, पर चारों पैरा में एक दूसरे में जाते समय फ्लो होना चाहिए, कि पहला पैरा पढ़ के दूसरा पैरा पढ़ें तो ऐसा लगे कि हाँ उसी का हिस्सा है पर अलग दिखे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लो होना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ।
हम महिला सशक्तिकरण की भूमिका लिखने के बाद उनका आर्थिक प्रभाव लिख रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका लिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे भारत में महिलाओं ने कई आयाम प्राप्त किए हैं, कई क्षेत्रों में बड़े बड़े काम किए हैं, जिनमें से एक क्या है, आर्थिक क्षेत्र है। आर्थिक क्षेत्र में चंदा कोचर और इंदिरा नूई का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि क्या है, बड़े बड़े उद्योग मतलब आईसीआईसी बैंक और पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनियों में इन्होंने क्या किया है, काम किया है और आर्थिक क्षेत्रों में बड़े आयाम खड़े किए हैं। ये हमने इसको बनाया। अब हम दूसरा सामाजिक लिखेंगे, तो हमको सीधा सामाजिक नहीं करना, पैरा चेंज करना है और फिर लिखना है कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नाम ऊंचा किया है, प्रतिष्ठा हासिल की है, इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र के अलावा भी उन्होंने कई अन्य क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की है। जैसे सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में देखें तो समाज सुधार में मदर टेरेसा, रमाबाई, इनके नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखे हुए हैं। ऐसे करके हमको दूसरा पैरा लेना है। फिर जब दूसरा पैरा लिख जाए तो राजनीतिक तो अब वही की वही लाइन रिपीट नहीं करनी, फिर राजनीतिक लिखेंगे। तो ये तो फिर हम स्टार्ट करेंगे तीसरा पैरा, तो हम लिखेंगे ये तो सिद्ध हो ही गया है कि आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं ने एक विशेष भूमिका निभाई है और ये भविष्य में और ऊंचे स्तर पे इन क्षेत्रों में दिखेंगी, पर राजनीतिक क्षेत्र भी इनसे अछूता नहीं रहा है। जैसे कि इंदिरा गांधी ने वो पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाई कि परमाणु बम का परीक्षण भी उन्होंने भारत में करवाया और अमेरिका ने काफ़ी प्रतिबंध लगाए, उसके बाद भी वो नहीं झुके, जो कि महिलाओं के अंदर होने वाली दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है। इस तरह से हमको एक के बाद एक ऐसे जोड़ जोड़ के फ्लो बनाना है। फ्लो टूटना नहीं चाहिए और बिल्कुल उसका ड्राफ्टिंग पहले से करके रखनी। मैं आपको सिखाऊंगा और एक एग्जाम्पल देके और आगे चलते इसमें अभी क्या करना है। अब जब हम निष्कर्ष लिखते हैं, हमने पूरा अपना बीच का हिस्सा बड़ा भाग लिख दिया, अब हमको निष्कर्ष लिखना। निष्कर्ष लिखना है कि हमारे निबंध में कुल मिला के क्या, तो विषय वस्तु पे ध्यान देना। विषय वस्तु मतलब हम जिस पे लिख रहे हैं उसके पक्ष विपक्ष को इकट्ठा करके और हमको निष्कर्ष लिखना है। तो इसमें सोचने वाली बात या समझने वाली बात ये है कि विषय वस्तु नकारात्मक है कि सकारात्मक है। जैसे आतंकवाद के ऊपर निबंध आएगा तो हम ज़्यादा नकारात्मक लिखेंगे, पर भारतीय सिनेमा के ऊपर आएगा तो हम ज़्यादा सकारात्मक लिखेंगे। तो हमको पहले ये देख लेना है कि हमने ज़्यादा सकारात्मक लिखा है या ज़्यादा नकारात्मक लिखा है। अगर हमने ज़्यादा सकारात्मक लिखा है तो हमको निष्कर्ष में भी सकारात्मक भाग की भूमिका ज़्यादा बतानी है और नकारात्मक भाग की भूमिका कम बतानी है, और नकारात्मक भाग की भूमिका को नकारात्मकता कैसे ख़त्म की जा सकती है बताते हुए ख़त्म कर देना। और अगर हमने नकारात्मक पे लिखा है तो नकारात्मकता कैसे ख़त्म की जा सकती है, उसका कोई एक आध भाग, जो जैसे आतंकवाद का कोई सकारात्मक भाग हो नहीं सकता, तो हम बस उसको समाप्त करने का उपाय बता के समाप्त कर सकते। तो हम कैसे करके लिख सकते हैं इसका 4-5 प्रकार से, वो आपको बता रहा हूँ। पहला देखिए, चेतावनी देते हुए। चेतावनी देते हुए जैसे मान लो अपन आतंकवाद पे लिख रहे हैं तो ये लिख सकते हैं कि उपरोक्त वर्णित व्याख्या से ये तो स्पष्ट हो ही गया है कि आतंकवाद भारत ही नहीं अपितु विश्व के लिए एक खतरनाक बीमारी है, परंतु समय सीमा में अगर इसके ऊपर कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया तो यह पूरे विश्व के लिए बहुत घातक होगा और आने वाली पीढ़ी हमें इसके लिए माफ़ नहीं करेगी। हमने ये चेतावनी दे दी। दूसरा, आशा की किरण दिखाते हुए, मतलब कोई उम्मीद दिखा रहा, तो हम लिख सकते हैं कि भारतीय सिनेमा का समाज पे प्रभाव तो ज़रूर है, इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हमने भारतीय समाज में देखे हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि केवल इसके नकारात्मक प्रभाव है, इसके कई ज़्यादा बढ़ के सकारात्मक प्रभाव है, जो कि नकारात्मक प्रभाव पे कहीं ज़्यादा भारी पड़ते हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे इसके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके और भारतीय सिनेमा भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन जाए। ऐसे करके हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे ही उपाय सुझाते हुए, ऐसे ही समाधान या संभावना पे आधारित, ऐसे ही भूमिका से जुड़ा निष्कर्ष। जब आपको कोई निष्कर्ष समझ में ना आए तो फिर से हमको वही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, भूमिका वाला, कि जितना हमने लिखा है निबंध वही का वही हमको क्या करना है, सारा का सारा छोटा करके उसको निष्कर्ष बना के हमको लिख देना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पर्यावरण और प्रदूषण और विकास पर्यावरण, प्रदूषण व विकास, इस पे अगर हमको जैसे लिखना है एक लाइन आखिरी में,
स्कोर मतलब ये होता है 150 से 200 वर्ड का। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन आपके लिए लिखी है। सबसे आखिरी लाइन में हम ये लिख सकते हैं कि निसंदेह पर्यावरण व विकास दोनों ही मनुष्य के मित्र हैं, परंतु इन्हें आपस में मित्र बनाना ही अब मनुष्य का ध्येय है, मतलब उसका कर्तव्य होगा। यानी हम ये पूरा जो निष्कर्ष हमने लिखा है वो हमने पहले ये बता दिया कि पर्यावरण भी मनुष्य की मदद करता है और विकास मतलब डेवलपमेंट भी मनुष्य की मदद करता है। तो ये दोनों ही मनुष्य के मित्र हैं। अब इनको आपस में मित्र बना दें, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करा दें यदि, तो यही हमारा क्या होगा, ध्येय होगा, यही हमारी उपलब्धि होगी। तो इस टाइप से हमको निष्कर्ष में लिख देना। एक आध कोई अच्छी लाइन, जैसे ये लाइन आप नोट डाउन कर सकते हैं जो मैंने लिखा, तो इस टाइप की कोई एक अच्छी लाइन आप लिख दें शुरू में आखिरी में, तो इफेक्टिव रहती है थोड़ी सी। तो बहुत सारी लाइन आप क्या करें, जो पेपर रहता है एडिटोरियल या कोई निबंध के लिए आप किताब पढ़ते हैं, या जैसे मेरा वीडियो देख रहे हैं आप, अब पता नहीं, मुझे तो ये भी पता नहीं कि आप लास्ट तक वीडियो देख पा रहे हैं कि नहीं। तो जैसे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो की ये वाली लाइन आप उठा लें, मैंने बीच में एक दो शेर बोले तो वो आप उठा लें। जैसे कोई महापुरुष के लिए आप लिखते हैं, महात्मा गांधी पे आपको ज़्यादा नॉलेज आप लिख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस पे आपको ज़्यादा नॉलेज आप लिख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस पे आपको ज़्यादा नॉलेज आप लिख रहे हैं, तो एक आध शेर और लिख सकते हैं कि खुदा करे कि सलामत रहे तेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। तो उसके बारे में अपन ये लिख सकते हैं, पर लिखना किसी महापुरुष की लाइन ही है जो कि आम आदमी को समझ, एग्जामिनर को समझ में आए। स्पेशलाइजेशन नहीं करना, और ऐसे जो लिखने वाले हैं या ऐसे स्कॉलर्स हैं उनके बारे में नहीं लिखना जिनको कोई नहीं जानता। अब हम वो चीज़ और देख ले रहे हैं जो निबंध में जो अक्सर हम गलतियां कर देते हैं। निबंध लिखते समय क्या नहीं करना, सबसे पहली बात तो कहीं भी हेडिंग नहीं डालना। कोई भी पैराग्राफ में हेडिंग से स्टार्ट नहीं करना, भूमिका नहीं लिखना है, कारण नहीं लिखना है, प्रभाव नहीं लिखना है, बाकी सब लिखना है पर भूमिका वर्ड नहीं लिखना है। भूमिका तो लिखना है, कारण लिखना है पर कारण वर्ड नहीं लिखना, समझ गया, हेडिंग नहीं डालनी। किसी भी स्थिति में निबंध में चित्र नहीं बनाना है, चित्र बिल्कुल अलाउ नहीं होता निबंध में, ये नंबर कट जाएगा इसमें। कभी भी प्रथम वचन में निबंध को नहीं लिखना है। प्रथम वचन से मतलब है कि मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, ये मेरा नहीं होता, हम लोगों को, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा, मतलब हमेशा थर्ड जेंडर में प्रथम वचन में नहीं लिखना। चौथी बात जो है वो एक तरफा नहीं लिखना। किसी भी चीज़ पे एक तरफा नहीं लिखना, कोशिश करना उसकी समीक्षात्मक लिखें, दोनों पक्ष लिखें उसके। भले ही वो लिख रहा है आलोचनात्मक व्याख्या करें, बुरा करें, तब भी उसका एक पक्ष हमको पक्षात्मक या विपक्षात्मक लिखना ही है, संतुलन बना के रखना है, जब तक कि वो विषय वस्तु नकारात्मक या सकारात्मक ही क्यों ना हो। एक तरफ अगर विषय वस्तु होगी तभी, जैसे आतंकवाद, तो आतंकवाद में आप सकारात्मक कुछ नहीं लिख सकते, तो फिर आपकी मजबूरी है। परंतु वो अगर ये लिख दे कि विकास जो है वो मानव के लिए खतरनाक है, पर्यावरण विकास और पर्यावरण प्रदूषण, तो अब इसमें आप विपक्ष में नहीं लिख सकते, ज़्यादा पक्ष और विपक्ष दोनों ही बताने पड़ेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट फ़ायदा भी करता है, नुकसान भी करता है, तो दोनों बना के आपको संतुलन बना के रखना है। ज़्यादा बड़े या ज़्यादा छोटे पैरा नहीं लिखना है। कोशिश करें कि एक पेज में एक पैरा हो जाए या एक पेज में एक पैरा ना हो। हमको ऐसा करना है कि उस एग्जामिनर को दिखे कि आपने पैरा चेंज किया है, और पैरा चेंज करने के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, टॉपिक भी चेंज होना चाहिए, उसमें फ्लो होना चाहिए, जो मैंने पहले बताया। इस टाइप से आपको उसको बना के रखना। अच्छा, अतार्किक उदाहरण या उद्धरण या लाइन नहीं लिखना। मैंने अभी बताया कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिख देना जो आपके विषय से कोरिलेट नहीं करती। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा लिख दें जो बाद में उस सब्जेक्ट पे जिस पे आपने निबंध लिखा है उससे टच ही नहीं कर रहा है, उससे मैच नहीं कर रहा, तो फिर एग्जामिनर को लगेगा कुछ भी मार रहा है। अनजान या विषय विशेष के व्यक्ति का उल्लेख ना करें। आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं उसमें किसी महान व्यक्ति की, जिसको सब लोग जानते, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, इस टाइप के कोई बड़े व्यक्ति की कोई लाइन वाइन है तो वो लिखें। ऐसे कोई अनजान व्यक्ति का नाम ना लिखें जिसको कोई जानता ही नहीं है, और एग्जामिनर माथे पे हाथ रख के सोचे अरे यार ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इस टाइप की कोई लाइन नहीं लिखना। वही लाइन लिखना जो सब लोग जानते हो, सर्वसाधारण उस व्यक्ति को जानता, उसका लाइन या उसका नाम लिखना है। तो ये था आपका पूरा निबंध का टॉपिक। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो अगले वीडियो में मैं आपको एक निबंध लिख के दिखाऊंगा कि कैसे निबंध लिखते हैं। अगर आपको अगला वीडियो निबंध पे चाहिए, एक पूरा निबंध लिखा हुआ, उसकी ड्राफ्टिंग वगैरह किसी एक टॉपिक पर, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हौसला हमारा अफजाई करें। थैंक यू सो मच।